Hello everyone, welcome back to Biologics and this is lecture 2 of Cell the Unit of Life. Cell the Unit of Life के फर्स्ट लेक्चर में हमने सारा इंट्रोडक्टरी पार्ट कंप्लीट कर लिया है। हमने काफी सारे साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा और सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के लेक्चर 2 में हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहले टॉपिक के बारे में जिसका नाम है एन ओवरव्यू ऑफ सेल। एन ओवरव्यू ऑफ सेल, आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि हम लोग सेल के बारे में कुछ बेसिक सरफेस नॉलेज लेने वाले हैं और इसके बाद जितने टॉपिक आएंगे उनमें हम लोग सेल का एक्चुअल इन डेप्थ नॉलेज को गेन करने वाले हैं। अब इस एन ओवरव्यू ऑफ सेल वाले टॉपिक में आपको पहले दो सेल्स के बारे में पता चलता है, पहले हमारे अनियन पील सेल और दूसरे हमारे ह्यूमन चीक सेल। अब अगर मैं अनियन की बात करूं तो अनियन हमें मिलता है प्लांट से, तो क्या अनियन के अंदर जितने भी सेल होंगे वो प्लांट सेल की कैटेगरी में लाई करेंगे, राइट? हम जो है, अगर हम अपनी बात करें तो वी आर एनिमल्स, हम एनिमल्स की कैटेगरी में लाई करते हैं, यानी कि हम अपने आप को एक एनिमल की तरह देखते हैं। तो क्या हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स होंगे चाहे वो कहीं के भी हो, यहाँ पे हम चीक सेल की बात करते हैं, क्या वो सारे एनिमल सेल की कैटेगरी में लाई करेंगे? बिल्कुल करेंगे। और हमारे श्वान भाई साहब जो पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया, जो कि एक जर्मन जूलॉजिस्ट थे, उन्होंने बताया था कि प्लांट सेल की एक बहुत अच्छी कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि उनमें प्रेजेंट होता है सेल वॉल, और एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। तो उसके बेसिस पे यहाँ तीन चीजें लिखी हुई है, बता देती हूँ क्या क्या, आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए। पहली, अनियन पील सेल इज अ प्लांट सेल, पता चल गया आपको क्यों। इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर, सेल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होता है जो कि होना चाहिए। उसके बाद अगर हम ह्यूमन चीक सेल की बात करें तो ये एक एनिमल सेल है, क्यों? क्योंकि हम एनिमल की कैटेगरी में लाई करते हैं। इनके पास सेल वॉल एब्सेंट होता है। आई होप आपको प्लस एंटी और माइनस एंटी का मतलब समझ में आता होगा। अगर प्लस एंटी लिखा है तो इसका मतलब प्रेजेंट, अगर माइनस एंटी लिखा है तो इसका मतलब एब्सेंट। तो हमारा जो ह्यूमन चीक सेल है वो एक एनिमल सेल है, क्योंकि ये प्लांट सेल नहीं होती, इसमें सेल वॉल बिल्कुल भी नहीं होगा और इनमें भी सेल मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट होगी। अब क्योंकि यहाँ पे हम लोग बार बार एक टर्म यूज कर रहे हैं, सेल 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 सेल, तो सेल के दो मेन टाइप्स के बारे में मैं चाहती हूँ कि आपको पता चल जाए। तो सेल जो है इसके दो मेन टाइप्स होते हैं। पहले तो यूकैरियोटिक, आई होप मैंने आई गेस पहले प्रोकैरियोटिक से स्टार्ट करना चाहिए। प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरे हमारे यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, इनका डिफरेंशिएशन किस बेसिस पे हुआ मैं आपको बता देती हूँ। आप कहीं भी अगर बायोलॉजी में कहीं भी अगर एक वर्ड सुन ले कैरी ऑन, कहीं भी अगर आप एक वर्ड सुन ले कैरी ऑन, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि उसका मतलब होता है न्यूक्लियस। यहाँ पे लिखा है EU यानी यू यानी ट्रू। तो जिस भी सेल में ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो पर्टिकुलर सेल क्या है? यूकैरियोटिक सेल है। जिस भी सेल में एक ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोटिक सेल। इसको थोड़ा और अच्छे समझने के लिए आप यहाँ आइए, हम एक सेल को कंपेयर करेंगे खुद से। मेरी ड्राइंग ज्यादा अच्छी नहीं है, तो ये हम है, ये हमारे ह्यूमन है, ठीक है, और ये हमारा सेल। आप सेल को एक एज अ होल ऑर्गेनिज्म समझिए और अपने आप को एज अ होल ऑर्गेनिज्म समझिए, और इन दोनों को हम जरा कंपेयर करते हैं। हमें पता है कि हमारे अंदर जितने फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, सेल के अंदर भी उसके अपने इसेंशियल फंक्शंस क्या हो रहे हैं? परफॉर्म हो रहे हैं। तो हमारे इन सारे इसेंशियल फंक्शंस को परफॉर्म कराने के लिए हमारे पास एक ऑर्गन होता है जिसका नाम है ब्रेन, ठीक है। वैसे ही हमारा जो सेल है, सेल के अंदर भी उसका एक ऑर्गेनेल प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस, जिसको हम लोग मास्टरमाइंड ऑफ सेल या फिर ब्रेन ऑफ सेल के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? या तो ब्रेन बोलते हैं या फिर मास्टर या तो ब्रेन ऑफ सेल के नाम से जानते हैं या तो मास्टरमाइंड ऑफ सेल के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे हमारा ब्रेन हमारे बॉडी फंक्शंस को रेगुलेट कराने में हेल्प करता है, वैसे ही एक सेल का जो न्यूक्लियस है उसके अंदर का जो डीएनए है वो एक सेल के इसेंशियल फंक्शंस को परफॉर्म कराने में हेल्प करता है। अब मैंने यहाँ पे एक चीज बोली कि हमारे अंदर होता है ऑर्गन, जैसे कि हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, लंग्स हो गया, स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, लिवर हो गया, ये सारी चीजें। वैसे ही हमारे सेल के अंदर होते हैं ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल्स आई बात समझ, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी बॉडी जो भी आप उसको समझे। तो ये सारी चीजें होती हैं हमारे सेल के अंदर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गेनेल्स, जो कि अलग अलग फंक्शंस वो लोग परफॉर्म करते हैं। अब जैसे आपकी बॉडी के अंदर होता है एक फ्लूइड जिसको आप लोग बोलते हैं ब्लड, वैसे ही हमारे सेल के अंदर भी एक सेमी फ्लूइड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म।
क्या बोलते हैं भाई, साइटोप्लाज्म। आपके अंदर क्या होता है, ब्लड, ठीक है। ये जो है ना, ये पूरा फ्लूइड नहीं होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सेमी फ्लूइड लिट, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। और ये सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स जो है, ये मेन एरेना है फॉर ऑल सेलुलर एक्टिविटीज। तो मैं लिख दूंगी कि साइटोप्लाज्म इज द मेन एरेना फॉर ऑल सेलुलर, आई होप आपको उस साइड का दिख रहा होगा। यहाँ मैंने लिखा है कि साइटोप्लाज्म इज द मेन एरेना फॉर ऑल सेलुलर एक्टिविटीज। ऐसा मैंने क्यों लिखा, देखिए आपका जो साइटोप्लाज्म है ना, उसमें मैक्सिमम जो आपकी एक्टिविटीज है, इसेंशियल एक्टिविटीज, इसेंशियल फंक्शंस ऑफ सेल, ये सारे क्या हो रहे होते हैं, परफॉर्म हो रहे होते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा कि एक सेल को लिविंग बोलने के लिए उसमें दो चीजें होनी चाहिए। पहली तो वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करना चाहिए, और दूसरी कि वो अपने बॉडी के सारे इसेंशियल फंक्शंस को क्या करना चाहिए, परफॉर्म करना चाहिए। तो ये सारे जितने इसेंशियल फंक्शंस है ना, ये और कुछ नहीं बल्कि सेलुलर एक्टिविटीज होती हैं। और ये कहाँ हो रही होती है, साइटोप्लाज्म के अंदर, जैसे कि mRNA से प्रोटीन बनना, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो रही होती है हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि साइटोप्लाज्म इज द मेन एरेना फॉर ऑल सेलुलर एक्टिविटीज। अब देखिए यहाँ पे हमारा, हम क्या बोलेंगे, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट, लेकिन यहाँ पे तो प्रेजेंट होता नहीं, तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोइड इज प्रेजेंट, न्यूक्लियोइड इज प्रेजेंट। अब न्यूक्लियोइड क्या होता है, ये हम लोग आगे के चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं। अगर अभी जान लेना है तो अभी भी जान सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक प्रोकैरियोटिक सेल है, एक यूकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल के पास एक अच्छा खासा न्यूक्लियस होगा, डबल मेम्ब्रेनस न्यूक्लियस होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं प्रोकैरियोटिक सेल के बात करूं तो इसके पास कोई न्यूक्लियस नहीं होगा, लेकिन एक प्लेस होगी जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होगा इसका अपना, और ये प्लेस के बाहर कोई लेयर नहीं होगी, बस कुछ ऐसे प्रोटीन्स लाइक स्ट्रक्चर होंगे जो इस डीएनए को एक जगह रखने में हेल्प कर रहे होंगे। इसलिए हम लोग बोलेंगे कि हाँ भाई, यहाँ पे जो है न्यूक्लियोइड है और यहाँ पे जो है वो न्यूक्लियस प्रेजेंट है। चलिए आगे की बात करते हैं। आई होप आपको लास्ट स्लाइड समझ में आई होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनेल्स के बारे में। अब देखिए यार, अब पहले तो समझ लेते हैं ऑर्गेनेल्स होते क्या है। हमें पता है कि हमारी जो पूरी बॉडी, हमारे अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया, लिवर हो गया, किडनी हो गया, ये सारी चीजें है ना। वैसे ही हमारा जो एक सेल है, सेल के अंदर भी उसके पर्सनल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन हम उनको ऑर्गन नहीं बोलते, हम उनको बोलते हैं ऑर्गेनेल्स। ये ऑर्गेनेल्स के बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया और सेंट्रियोल, सेंट्रोजोम, ये सारी चीजें है ना। तो इस ऑर्गेनेल्स के मेनली दो टाइप्स है। पहले तो नॉन मेम्ब्रेनस और दूसरे मेम्ब्रेनस। अब नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स में आपको यहां पे दो पढ़ना जरूरी है। पहले तो हमारे आते हैं सेंट्रियोल्स और दूसरे आते हैं हमारे राइबोसोम्स, ठीक है। अब मेम्ब्रेनस में बहुत सारे आते हैं, यहाँ मैं कुछ का एग्जांपल लिख देती हूँ, जैसे कि ईआर जिसको हम लोग बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब और भी बहुत सारे, मैं यहाँ पे सिर्फ एक का एग्जांपल दे रही हूँ, आगे हम लोग सारे ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब अगर मैं ऑर्गेनल में नॉन मेम्ब्रेनस की बात करूं तो नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स वो हो जाएंगे जिनके आजू बाजू कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होगी, और मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल वो हो जाएंगे जिनके आजू बाजू उनकी एक पर्सनल मेम्ब्रेन क्या होगी, प्रेजेंट होगी। जैसे मान लीजिए ये एक सेल है, सेल के अंदर ये मान लीजिए कोई ऑर्गेनल है, ऐसे ऐसा दिखने वाला, ठीक है। तो इसके आजू बाजू ना एक ऐसी ऐसी लेयर प्रेजेंट अगर है, इसके आजू बाजू अगर अपनी इसकी एक लेयर प्रेजेंट है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल। लेकिन कोई ऑर्गेनल है जिसके आजू बाजू इसका लेयर प्रेजेंट नहीं है, तो इसको हम लोग बोलेंगे नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल। चलिए, नाम से ही समझ में आ जाता है, याद करने की ज्यादा कुछ जरूरत नहीं है। अब सेंट्रियोल और राइबोसोम आपको क्यों पढ़ना जरूरी है यहाँ पे इस वक्त, इसलिए क्योंकि यहाँ पे सेंट्रियोल के बारे में एक बहुत अच्छी बात लिखी गई है कि ये ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल, ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि प्लांट सेल में प्रेजेंट नहीं होते। दो कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं दो लोगों के, आपको याद रखना जरूरी है। प्लांट सेल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या था कि उसके पास
सेल वॉल प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता। लेकिन एनिमल सेल का भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर आ गया, हमको देखने मिल गया। क्या है वो? कि इसमें प्रेजेंट होता है कौन? सेंट्रियोल। प्लांट सेल में सेंट्रियोल प्रेजेंट नहीं होता। क्यों नहीं होता, इसके बारे में हम लोग सारे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, किसमें? सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में। अभी फिलहाल उसकी आपको सिर्फ याद रखने की आवश्यकता है। इसके बाद जितनी भी जानकारी हम लोग आगे चैप्टर्स में लेने वाले हैं। अब जो राइबोसोम्स है, राइबोसोम्स के आपको मेनली दो टाइप देखने मिलेंगे। पहले तो आपके 80S राइबोसोम और दूसरे हैं आपके 70S राइबोसोम्स। ये जो S है ना, S, इसको हम लोग बोलते हैं स्वेटबर्ग्स यूनिट। क्या बोलते हैं भाई? स्वेटबर्ग्स यूनिट। अब ये जो 80S राइबोसोम है, अब मैथ्स वाले बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, क्यों मैं दिखाती हूँ। 80S राइबोसोम है, इसको जब हम लोग तोड़ते हैं तो एक आता है हमारा लार्जर सब यूनिट और एक आता है हमारा स्मॉलर सब यूनिट। 70S का भी सेम है। अगर मैं इसको भी तोड़ूंगी तो एक आएगा हमारा लार्जर सब यूनिट और एक आएगा हमारा स्मॉलर सब यूनिट। यहाँ पे मैंने लिखा है LSU और यहाँ पे मैंने लिखा है SSU। LSU यानी लार्जर सब यूनिट, SSU यानी स्मॉलर सब यूनिट। अब जब मैं इस 80S राइबोसोम के दो पार्ट्स करती हूँ तो लार्जर सब यूनिट मेरा आता है 60S का और स्मॉलर सब यूनिट मेरा आता है 40S का। जब मैं इस 70S वाले राइबोसोम के दो पार्ट्स करती हूँ तो लार्जर सब यूनिट आता है 50S का और स्मॉलर सब यूनिट आता है 30S का। अब मुझे जरा बताएं, क्या 60 + 40 80 होता है? बिल्कुल नहीं होता। क्या होता भाई? 100 होता है। क्या 50 + 30 70 होता है? नहीं होता। क्या होता है? 80 होता है। सही बात है। तो यहाँ क्यों नहीं हुआ? यहाँ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि लॉजिकली तो आप ऐसे ही जाएंगे ना। मान लीजिए आपके पास एक 80 सेंटीमीटर की स्केल है, अगर आप उसको तोड़ेंगे लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट में तो आपको वापस जोड़ने से 80 सेंटीमीटर मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों? समझने के लिए मेरे पास ये एक पेन है रेड कलर का, ठीक है। इसको मान लीजिए, इसको आप समझिए एक राइबोसोम। लेट्स सपोज यहाँ पे हम 80S राइबोसोम की बात करते हैं। अगर आपने 80S राइबोसोम को खोला तो आपको एक लार्जर सब यूनिट मिलती है, एक स्मॉलर सब यूनिट मिलती है। अगर आप इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे तो आपको 100 मिलेगा, लेकिन अगर आप इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे तो क्या आपको दिख रहा है यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है? क्या आपको दिख रहा है यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है? अगर मैंने इसको ऐसे ज्वाइन किया तो क्या यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है? यानी कि इसका थोड़ा सा पार्ट, इसका इतना पार्ट इसके अंदर चला गया है। क्या अगर मैं इसको एक स्केल से मेजर करूंगी तो इसको खोल के मेजर करूंगी? नहीं, मैं इसको एज अ होल राइबोसोम मेजर करूंगी ना। वैसे ही आई डोंट नो मैंने चौक कहाँ रख दिया। ओके, चौक मेरे पॉकेट में है, ठीक है। अगर मैं लार्जर सब यूनिट लूं 80S राइबोसोम का और एक छोटा वाला सब यूनिट लूं 80S राइबोसोम का, और जब मैं इन दोनों को ज्वाइन करती हूँ तो ये क्या होता है पता है? इनके पास हो जाती है ओवरलैपिंग, समझे? जिसकी वजह से 60 और 40 मिला के 100 नहीं होता, बल्कि क्या होता है? 80। अगर मैं 70S राइबोसोम की बात करूं तो 70S राइबोसोम में जो 50 और 30 है, अगर इन दोनों को मैं एक साथ ज्वाइन करूं, अगर मान लो कि ये मेरा 50 है, ये मेरा 30 है, अगर मैं इन दोनों को साथ में मिलाकर एक राइबोसोम बनाऊं तो वो दोनों ओवरलैपिंग करके 70S राइबोसोम बनाते हैं, ना कि 80। आई बात समझ? आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब देख लेते हैं कि 70S राइबोसोम प्रेजेंट किस में होता है और 80S राइबोसोम प्रेजेंट किस में होता है। 80S राइबोसोम की अगर हम बात करें तो ये होता है यूकैरियोट्स में। किसमें होता है भाई? यूकैरियोट्स में। अगर मैं 70S राइबोसोम की बात करूं तो ये होता है प्रेजेंट प्रोकैरियोट्स में। ये होता है हमारा प्रेजेंट प्रोकैरियोट्स में। आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आई होंगी। अब एक छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। आपको कुछ सेल्स के बारे में बताया जाएगा, आपको उसके लेंथ वगैरह के बारे में बताया जाएगा, और फटाफट ये लिखिए, मैं उस छोटे से टॉपिक को कवर कर लेती हूँ और आज का क्लास यहीं पे खत्म कर। चलिए बढ़ते हैं हमारे लेक्चर 2 के आखिरी टॉपिक की तरफ, जिसका नाम मैंने रखा है स्पेशल सेल्स, और जिसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं आरबीसीज के बारे में। आरबीसीज यानी कुछ नहीं, रेड ब्लड सेल, जो कि हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है। और इनके अगर मैं डायमीटर की बात करूं तो ये होते हैं 7.0 म्यूमीटर, ठीक है। 7.0 यानी बहुत छोटा म्यूमीटर का इनका क्या होता है? डायमीटर होता है। दूसरी हम लोग बात करते हैं माइकोप्लाज्मा की, तो ये होता है 0.3 म्यूमीटर इन लेंथ, ठीक है। अगर मैं बात करूं बैक्टीरिया की तो ये होते हैं 3 to
5 म्यूमीटर। अच्छा, ये जो माइक्रोप्लाज्मा है इसको हम लोग स्मॉलेस्ट सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? स्मॉलेस्ट सेल। उसके बाद अगर हम बात करें अपने नर्व सेल्स की, है ना, नर्व सेल्स की, तो आपने सुना ही होगा, आप में से मैक्सिमम लोगों ने सुना होगा कि नर्व सेल्स इज द लॉन्गेस्ट सेल। और अगर मैं बात करूं हमारे मैं बोल सकती हूँ लार्जेस्ट सेल की, लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल बोलना चाहिए, सिंगल सेल के बारे में, तो वो है हमारा एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। चलिए, स्पेशल सेल्स में आपको इन 5 सेल्स के बारे में याद रखना है। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। आई सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। फॉर देन, थैंक यू सो मच।